हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर करेंगे। हम सभी जानते हैं कि यह जो टॉपिक है इसमें कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पर आज। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है और हम उस एग्रीमेंट को किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कब मानेंगे? हम किसी भी एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब मानते हैं जब उसमें सेक्शन 10 के जो एसेंशियल्स हैं वो कंप्लीट हो रहे होते हैं। सेक्शन 10 के एसेंशियल्स कौन से होते हैं? पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड वो एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो अभी हमने यहाँ पर बात यह करी कि जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उस एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनाया जा सकता है जब उसमें सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स कंप्लीट हो रहे होते हैं। उन्हीं में से आपको एक एसेंशियल ये होता है कि वहाँ पर एक ज़रूरी एसेंशियल उन्हीं में से होता है कि वहाँ पर पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इसको कहाँ बताया गया है? इसको भी हमारे ही एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है कि कौन पार्टी जो है वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट मानी जाती है। क्योंकि हम यह जान चुके हैं कि कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वहाँ पर पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट होने का क्या मतलब है पार्टीज के? कि वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ। अब यहाँ पर एक आपके सामने एक पॉइंट अराइज हो रहा है इसमें कि पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये मेजर होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो आपको सबसे पहले इसमें एज ऑफ मेजॉरिटी को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में बताया गया है। जनरल रूल यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल कंप्लीट कर लेता है तो उस व्यक्ति को हम मेजर मानते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी कि अगर अपॉइंटमेंट किसी गार्जियन का कोर्ट के द्वारा होता है, अगर किसी बच्चे के लिए गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तब वहाँ पर उस बच्चे की जो एज ऑफ मेजॉरिटी होगी वह 21 ईयर्स कंप्लीट होने पर मानी जाएगी। अब हमने यह तो जान लिया कि दोनों पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इसका मतलब वहाँ पर दोनों पार्टी को मेजर होना चाहिए, और मेजर होना चाहिए इसका मतलब जनरल रूलिंग के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज अपनी 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी माइनर है तब उस एग्रीमेंट का क्या रिजल्ट होगा? तब उस एग्रीमेंट को हम माइनर एग्रीमेंट कहेंगे और वह एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं करवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड होगा, ये वाली बात कहाँ बताई गई है? अब ध्यान रखना, माइनर का एग्रीमेंट वॉइड होता है इस बात के बारे में इसका एक लीडिंग केस आता है जो कि है मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का। उस लीडिंग केस के अंतर्गत ही यहाँ पर बताया गया है कि माइनर का जो एग्रीमेंट होता है वह हमेशा से ही वॉइड माना जाता है। अब सबसे पहले आपको इस लीडिंग केस के फैक्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। इस केस में कौन कौन लोग थे उनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है, ताकि जब मैं इन लोगों के नाम बताऊं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे कि इसमें ब्रह्मदत्त है, वो कौन थे? मनी लैंडर। चलिए पहले फैक्ट्स बताते हैं, ये तो बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे।
हाँ, मोरी बीबी धर्मोदास घोष में क्या फैक्ट थे? भाई इसमें यह था कि एक पर्सन था इसमें धर्मोदास, जो कि माइनर था। वो अपने आप को मेजर के रूप में रिप्रेजेंट करता है और अपने आप को मेजर के रूप में रिप्रेजेंट करके वह क्या करता है, वह ब्रह्मदत्त जो कि साहूकार है, मनी लैंडर, क्रीटर, उसके पास जाकर अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको मोर्गेज रखवा देता है और उसके बदले मनी लैंडर ब्रह्मदत्त से 20,000 रुपए ले लेता है। जब यह मोर्गेज डीड हो रही होती है उस समय पर जो ब्रह्मदत्त का एजेंट होता है केदारनाथ, वो ब्रह्मदत्त को यह बता देता है कि धर्मोदास एक्चुअली में मेजर नहीं है, यह तो माइनर है। उसके बावजूद भी ब्रह्मदत्त धर्मोदास के साथ में मोर्गेज डीड फाइनल कर लेता है। अब यहाँ पर आगे जाकर धर्मोदास के जो मदर हैं एज अ नेक्स्ट फ्रेंड एक सूट फाइल करती हैं कि यह जो मोर्गेज डीड हुई है उसे कैंसिल करने की वह कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं और कोर्ट की तरफ से यह आदेश आता है कि यह जो मोर्गेज डीड हुई है उसे कैंसिल कर दिया जाए। आगे जाकर इस मामले को अपील में जाता है। यह मामला अपील में भी इसी ऑर्डर को फाइनल किया जाता है कि जो मोर्गेज डीड है उसे कैंसिल कर दिया जाए। अब यह मामला आगे जाता है, प्रीवी काउंसिल के पास जाता है। अब ये मामला, एक बात ध्यान रखना कि जिस समय यह मामला प्रीवी काउंसिल के सामने गया उस समय तक ब्रह्मदत्त मर चुके थे और तब यहाँ पर उनकी जगह पर उनकी पत्नी मोरी बीवी आ जाती हैं। अब यहाँ पर प्रीवी काउंसिल के सामने अपीलेंट अपने फेवर में यह कहते हैं कि जो मोर्गेज डीड है वो तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन जो यहाँ पर माइनर ने धर्मोदास ने पैसे लिए थे वो तो उनको कम से कम वापस दिलवा दिए जाएं। यहाँ पर अपीलेंट जो हैं अपने फेवर के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन है 64, सेक्शन 65 उसको और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन है 41 उसे अपने फेवर में रखते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पर अपीलेंट अपने फेवर में यह भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में रूल ऑफ एस्टोपल को लागू किया जाए। मतलब यह कि जो इसमें धर्मोदास है, जो यहाँ पर यह माइनर पर्सन है, जब उसने खुद को मेजर कहकर यह एग्रीमेंट किया था तो उस पर यह बंदिश लगा दी जाए कि वह अपनी इस बात से ना मुकर पाए। लेकिन डिसाइड क्या हुआ, अपीलेंट के जो कंटेंट थे वो रिजेक्ट हो गए और माइनर का एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के एग्रीमेंट का जो एक लीडिंग केस है वो मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है। कई बार एग्जाम में एग्जामिनर हमसे यह भी पूछ लेते हैं कि मोरी बीबी धर्मोदास घोष का जो केस है वो किन से रिलेट करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि माइनर का एग्रीमेंट का यह लीडिंग केस है और इसी केस में यह बताया गया था कि वॉइड एब्निशियो होता है किसी भी माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन एराइज यह होता है, इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पहले सपोज करो अगर कोई माइनर है और वह अपने जब माइनर होता है उस समय पर अगर उसने कोई एग्रीमेंट कर लिया है तो क्या वह मेजर होने पर उस एग्रीमेंट को जो उसने माइनर होने पर किया था उसको रेटिफाई कर सकता है? रेटिफाई मतलब समर्थन, सपोर्ट, अनुसमर्थन कर सकता है? आंसर क्या आएगा? नहीं। अगर रेटिफिकेशन ऑफ माइनर एग्रीमेंट वॉइड होता है और कोई भी माइनर अपने माइनर होने पर जब उसने कोई एग्रीमेंट किया था तो वह आगे जाकर मेजर होने पर उस माइनर एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। एक क्वेश्चन और एराइज होता है, अभी हमने मोरी बीवी धर्मोदास घोष के केस में भी यह वर्ड यूज किया था रूल ऑफ एस्टोपल का। वहां पर मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में जो अपीलेंट थे
उनकी तरफ से यह मांग की गई थी कि रूल ऑफ एस्टोपल को लागू किया जाए माइनर के अगेंस्ट। सबसे पहले मैं इस बारे में कुछ और बताऊं, पहले आपको एस्टोपल का मीनिंग भी पता होना जरूरी है कि एस्टोपल होता क्या है। भाई, इसको डिफाइन करा गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 115 में। क्या डिफाइन करा गया है इसके बारे में कि when one person by his declaration act or omission intentionally caused or permitted another person। बहुत सिंपल टर्म में समझाती हूँ। रूल ऑफ एस्टोपल में बताया गया है कि जब अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक स्टेटमेंट बनाया है और सामने वाली पार्टी उसके उस स्टेटमेंट पर विश्वास करती है और कोई एक्ट करती है, तो वह व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट बनाया है उसे डिनाई नहीं कर सकता है। यही वाली बात मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में अपनाई गई थी कि उन्होंने अपीलेंट ने अपने फेवर में इसी बात को रखा था कि जब माइनर ने अपने आप को मेजर बताकर कोई स्टेटमेंट दिया कि वह मेजर है और तब उसने मोर्गेज डीड करी है, तो यहाँ उसके अगेंस्ट रूल ऑफ एस्टोपल लागू क्यों नहीं हो रहा है? भाई, वहां पर नहीं लागू होता क्योंकि हमने आपको उसके फैक्ट में बता दिया था कि जिस समय मोर्गेज डीड हो रही थी उस समय तक जो ब्रह्मदत्त था, जो साहूकार था, उसका एजेंट केदारनाथ इस बात को जान चुका था। अब यहाँ पर ऐसे में यह नियम बना दिया गया है कि रूल ऑफ एस्टोपल माइनर के अगेंस्ट लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई माइनर अपने आप को मेजर बताकर कोई डीड करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, तो भी उसके पास ये राइट होगा कि वह अपने माइनर होने का डिफेंस ले सकता होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और पूछते हैं आपसे कि अगर कोई माइनर अपने आप को मेजर बताकर कोई एग्रीमेंट करता है और उसके तहत वो कोई बेनिफिट ले लेता है, तो क्या वो बेनिफिट उसको वापस करने होंगे? क्या वो बेनिफिट उससे रिस्टोर बैक करवाए जा सकते होंगे? यहाँ इसी बात के बारे में रेस्टिट्यूशन के रूप में बताया गया है। पहले आपको इसमें रेस्टिट्यूशन का मतलब पता होना जरूरी है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। एक बात अभी हमने आपको क्या बताई, क्या माइनर ने जो भी वॉइड एग्रीमेंट किया है अब, तो उसके तहत उसने जो भी बेनिफिट्स गेन किए हैं, क्या वो बेनिफिट उससे रिस्टोर बैक होंगे? तो इसके लिए आपको इसमें जो 3 लीडिंग केस हैं इससे रिलेटेड, उनको जानना पहले बेहद जरूरी है। जैसे कि है लेस्ली वर्सेस शील का केस है। इस केस में कहा गया कि भाई माइनर ने अगर कोई भी एग्रीमेंट किया है और उसके तहत उस माइनर ने कोई भी बेनिफिट गेन कर लिया है, तो उस माइनर को उन बेनिफिट्स को वापस करना होगा। लेकिन अगर वह बेनिफिट्स प्रॉपर्टी या फिर किसी थिंग्स जो कि ट्रेसेबल है उस रूप में होंगे, तो ही यहाँ पर आप माइनर को कह सकते हैं, तो ही यहाँ पर आप उससे उन चीजों को रिस्टोर बैक कर सकती हैं। लेकिन मनी जो कि ट्रेसेबल नहीं होती है, आप उन्हें रिस्टोर बैक नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, यह जो 3 केस हैं, यह इस बात पर डिफाइन कर रहे थे कि क्या चीज इस प्रकार के एग्रीमेंट से रिस्टोर बैक की जा सकती है। जिसमें लेस्ली वर्सेस शील के केस में कहा गया था कि आप मनी को ट्रेस नहीं कर सकते, इसलिए मनी नहीं होगी, पर प्रॉपर्टी और थिंग्स को इंक्लूड किया जा सकता है। पर आगे जाके खानगुल वर्सेस लाखन सिंह का मामला आया और उसमें कहा गया कि प्रॉपर्टी, थिंग्स और मनी, अगर कुछ भी चीज आपने बेनिफिट के रूप में गेन करी है तो वह आप रिस्टोर बैक कर सकते हैं। आगे जाकर अयोध्या प्रसाद चंदन लाल का मामला आया जिसमें कहा गया कि लेस्ली वर्सेस शील के मामले को ही जिसमें फॉलो करा गया। इस मामले में कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई थिंग्स है, तो ही आप उसे ट्रेस कर सकते हैं, आप मनी को रिस्टोर बैक नहीं कर सकते हैं। मैं आगे जाकर तो और क्लियर करूंगी ही, अभी से बता दूं कि माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता। हाँ,
अगर रिस्टोर बैक करा भी जाएगा तो केवल माइनर की प्रॉपर्टी से ही किया जा सकता है। नेसेसरी सप्लाई टू माइनर, भाई ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर वही चीज जो अभी मैंने इससे पहले में बताई थी और क्लियर पॉइंट के साथ में यहाँ आ गई है, एक सेक्शन के रूप में आपके सामने आ गई है। इसमें यह बताया गया है यहाँ पर, सपोज करिए कि अगर ए है, पहले एक एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। इस एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पर जो ए है इसमें वो कुछ वस्तुएं सप्लाई करता है, किसको, बी को, जो कि एक माइनर है। यहाँ पर जो कुछ भी ए ने बी को सप्लाई करा है वो चीजें उसकी नेसेसरीज हैं, उसकी जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये जीवन के लिए आवश्यक चीजें क्या होती हैं भाई? एजुकेशन है, खान पीन है, खाना पानी है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके नेसेसरीज हैं, आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं। चलिए सपोज करिए उसने उसकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज को लाकर दी हो, ए ने बी को जो माइनर है उसकी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें उसको दिलवाई हों, तो क्या यहाँ पर ए उनको वसूल कर सकता है बी से? अब इसी बात के बारे में सेक्शन 68 में बताया गया है। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर इनकेपेबल कौन था? बी, क्योंकि बी माइनर था। और यहाँ पर इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, एजुकेशन और नेसेसरी सुटेबल टू कंडीशन इन लाइफ, मतलब एजुकेशन हो गया, उसका खाना हो गया, एक्सेट्रा, ऐसी चीजें जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, इनके लिए उसे किसने ये सब चीजें दिलवाई? ए ने दिलवाई। द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाई इज एंटाइटल्ड टू बी रेम्यूस्ड, तो क्या यहाँ पर अब ए बी से वसूल कर सकता है? हाँ, ए जो है वो ये सब चीजें बी से वसूल कर सकता है, बशर्ते कि वो केवल यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी से ही वसूल कर सकता है ओनली। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी। अभी हम बात कर रहे थे शुरुआत में इसमें सेक्शन 11 में ही कि कौन लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, तो हमें आंसर मिला था जो लोग मेजर हैं और जो साउंड माइंड हैं और जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं हैं। तो हमारा यह तो हमने जान लिया कि कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेजर होना चाहिए, उससे रिलेटिंग केस हमने जान लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे साउंड माइंड की। तो साउंड माइंड कौन होता है, इसके बारे में सेक्शन 12 में बताया गया है। एक बात ध्यान रखना, साउंड माइंड पर्सन वह होता है जो कि यह समझता है, जो कि कैपेबल होता है, उसे पता होता है कि वह क्या कर रहा है, जो कि यह समझ सकता है कि वह जो बात कर रहा है उससे रिलेटेड जजमेंट ले सकता है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़, यह सब क्वालिफिकेशन उसमें कब होनी चाहिए? जिस वक्त वह कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस समय। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उस समय अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है कि वह समझ सकता है कि वह क्या कर रहा है, वह एक रैशनल जजमेंट ले सकता है, तब हम ऐसे व्यक्ति को ही यहाँ पर क्या कहेंगे? साउंड माइंड। हम ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर इसमें साउंड माइंड पर्सन के रूप में जानेंगे। सेक्शन 12 में ही आगे और दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगी मैं इस पैरा को, आप समझिए इसे। सपोज करिए एक पेशेंट है जो कि ल्यूनेटिक असाइलम में है। कहाँ पर है? ल्यूनेटिक यानी पागल है। बट हु इज एट द इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, लेकिन वह कुछ समय के लिए साउंड माइंड हो जाता है। और सेक्शन 12 की रिक्वायरमेंट क्या थी? जिस समय पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उस समय पर अगर वह व्यक्ति साउंड माइंड है, साउंड माइंड है मतलब वह व्यक्ति कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह व्यक्ति समझ न सकता है कि क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड जजमेंट ले सकता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सामने एग्जाम्पल में क्या है? ए पेशेंट है, ल्यूनेटिक असाइलम में है, पागल है, ठीक है, बट एट द इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, लेकिन वो कुछ समय के लिए साउंड माइंड भी हो रहा है, तब यहाँ ऐसे में उसके द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट जो है वो अपने आप में वैलिड माना जाएगा। अब हम इसका एक और आपको बताते हैं, सेक्शन 12 में दे रखा है उस पॉइंट को भी हमारे सामने। क्या दे रखा गया है?
अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड, सपोज करो अब एक कोई व्यक्ति है वो हमेशा साउंड माइंड है, हमेशा सही रहता है, लेकिन बीच बीच में कई बार उसे ऐसा होता है कि वो अनसाउंड हो जाता है। सपोज करो जैसे कि एग्जाम्पल है, ये इलस्ट्रेशन भी सेक्शन 12 में ही दे रखा गया है। क्या है इसमें, सपोज करो कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत फीवर आ गया है, या फिर सपोज करो उसने बहुत ज्यादा ड्रंक कर ली है, इतनी ज्यादा ड्रंक कर चुका है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या फिर रेशनल जजमेंट है उससे रिलेटेड वो नहीं ले सकता है, तब यहाँ ऐसे में उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। इसी बात के बारे में सेक्शन 12 में बताया गया है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए। कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने से? एलियन एनिमी, बहुत सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए इसे। देखिए सपोज करिए अगर 2 कंट्रीज हैं और उन 2 कंट्रीज में आपस में वॉर युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में आप उस देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जिस देश के साथ में युद्ध चल रहा है, क्योंकि वह एलियन एनिमी माना जाता है। दूसरा हम सभी जानते हैं इंसॉल्वेंट, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है तो ऐसा व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाइड माना जाता है। यहाँ पर आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।